वेलकम गाइस। अभी हम कंटिन्यू करेंगे अपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की मॉडर्न अप्रोचेस पार्ट हम अभी कवर कर रहे हैं। और ट्रेडिशनल अप्रोचेस को हमने सभी को कवर कर दिया है, इनके क्या ड्रॉबैक्स थे ये सब चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर रखी हुई है आपके पीएसआई और ऑप्शनल यूपीएससी के लिए, राइट। और अगर आपको वो लेक्चर्स देखने हैं तो जो पीएसआई और ऑप्शनल की प्लेलिस्ट है उसमें जाके नीचे नीचे आप जाके देखिएगा। अभी हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पार्ट कर रहे हैं और ये हम कंप्लीट करेंगे। आई मीन इस बारे में आप टेंशन फ्री रहिए, धीमे धीमे इसमें लेक्चर्स आते रहेंगे। आज हम पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच को स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट अप्रोच है भैया, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है। और एक दूसरी बात ये भी है कि जो भी हम इन अप्रोचेस में कीवर्ड्स स्टडी कर रहे हैं, आपको वो कीवर्ड्स अपने ऑप्शनल के आंसर्स में यूज करने हैं, राइट। जब हम अप्रोचेस को स्टडी कर रहे हैं, जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अप्रोचेस को स्टडी कर रहे हैं, मैंने पिछले सारे लेक्चर्स में बताया, तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं? हम बेसिकली स्टडी कर रहे हैं कि जो दो पॉलिटिकल सिस्टम्स है अलग अलग कंट्री के, उनको किन ग्राउंड्स पे और कैसे कंपेयर किया जाए। तो ये जो हाउ वाला पार्ट है ये हम यहाँ पे डील कर रहे हैं कि भैया कैसे कंपेयर किया जाए। तो एक कंपैरिजन का तरीका है कि भैया आपकी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के बीच रिलेशन कैसा है अलग अलग सिस्टम्स में। इंडिया में इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के बीच अलग रिलेशन होगा, यूएसए में अलग रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आप फ्रीबीज बांटते हो तो पॉलिटिक्स में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जाता है, वोटर टर्नआउट अच्छा होता है। पर अगर आप यही काम यूएसए जैसी कंट्री में करोगे कि ज्यादा फ्रीबी आपने बांटना शुरू कर दिया, तो यूएसए में क्या है कि गरीब लोग तो कम है, गरीब लोग कम है, तो जो यूजुअली जो वहाँ पे फाइनेंस जो सेक्टर से डील करने वाले जो मेन लोग हैं, जो बिजनेस क्लास है, वो इससे नाराज हो जाती है। तो जो रिपब्लिकन्स हैं यूजुअली वो ऐसी चीजों के अगेंस्ट जाते हैं, रिपब्लिकन्स यूएसए में, राइट। वो ऐसी चैरिटी के, स्टेट की चैरिटी के काम के बिल्कुल अगेंस्ट है, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग। तो अलग अलग सिस्टम्स में इकोनॉमी और पॉलिटिकल का जो रिलेशन है ये अलग अलग इन्फ्लुएंस करता है, राइट। और हम इसे ही स्टडी करेंगे यहाँ पे। ये आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की एक अप्रोच होती है। मीनिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जैसे हमने पिछले उसमें डोज और ह्यूजेस की एक परिभाषा देखी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में कि भैया पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या थी कि पॉलिटिक्स और सोसाइटी एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पॉलिटिक्स और इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी में पॉलिटिक्स और इकोनॉमी एक पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक दूसरे को ये कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या रिलेशन है। हम यही चीज पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज ऑलवेज बिलीव्ड कि जो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी है दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर्स एंड हेंस बोथ मस्ट बी स्टडीड टुगेदर, बोथ मस्ट बी स्टडी टुगेदर। कि भैया अगर 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 इकोनॉमी को आपको बढ़ाना है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना जरूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना जरूरी है। इनस्टेबिलिटी अगर होगी, फॉर एग्जांपल आप श्रीलंका का इसमें एग्जांपल दे सकते हो, श्रीलंका का इसमें एग्जांपल दे सकते हो कि भैया पॉलिटिकल इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल आज के दौर में श्रीलंका है, वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो इकोनॉमी भी वहां पे डाउनफॉल में जा रही है, राइट। और दूसरे टर्म्स में अगर आप देखें तो उस तरीके से भी आप देख सकते हैं भैया जिन कंट्रीज में इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था, वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के बड़े चांस रहते हैं। तो इट मींस both of them they are influencing each others and this is why we need to study them together in an integrated manner। और इसको स्टडी करना ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये सिर्फ आज हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आज आपकी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, हमें इसके ओरिजिन्स बहुत पुराने टाइम से मिल रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट दोनों में। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में एरिस्टोटल जैसे लोग, जिन्होंने अपने टाइम में लगभग 320 बीसी के आसपास उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी कि भैया पॉवर्टी इज द मदर ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का उसका मतलब था पॉलिटिकल चेंज, पॉलिटिकल चेंज मतलब गवर्नमेंट को एकदम डिथ्रोन कर देना, कि भैया गवर्नमेंट ही रिप्लेस हो रही है। दैट अकॉर्डिंग टू हिम वाज अ रेवोल्यूशन एंड Aristotle was always for preventing the revolution. He never wanted revolution to happen in a state
बिकॉज इट क्रिएटेड इनस्टेबिलिटीज। इसीलिए उसकी जो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन थी उसमें उसने वो सारे कॉजेज आइडेंटिफाई किए कि किस किस वजह से आपकी रेवोल्यूशन आ रही है, पॉलिटिकल चेंज आ रहा है, अथॉरिटी के अगेंस्ट लोग जा रहे हैं, किस किस वजह से। वो सारी वजहें उसने आइडेंटिफाई की और उन्हें रेक्टिफाई करने की उसने सजेशन दी है स्टेट को कि भैया ऐसा ऐसा काम करो, नहीं तो तुम्हारा चेंज आ जाएगा, रेवोल्यूशन आ जाएगी, तुम स्ट्रांग नहीं रह पाओगे, राइट। और उसने एक कॉज ये भी बताया, उसने स्टेटमेंट दी कि पॉवर्टी इज द मदर ऑफ रेवोल्यूशन। और अगर 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 आपको कहीं पे भी पॉलिटिकल इकोनॉमी को अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं कि एज एरिस्टोटल इन 320 BC हैड as early as 320 BC had said कि भैया poverty is the mother of revolution. So politics and economy they get influenced by each others. They get influenced by each others. और यही बात ईस्ट में कौटिल्य जैसे लोग ने कही। उसने मेनली अपना जो अर्थशास्त्र लिखा, अर्थशास्त्र का मेन पर्पज क्या था? अर्थशास्त्र का मेन पर्पज था मेटीरियल वेलनेस। अर्थ का मतलब होता है मैटर, अर्थ का मतलब होता है मैटर, शास्त्र का मतलब होता है साइंस, द साइंस ऑफ मेटीरियल वेलनेस ऑफ द पीपल। अर्थशास्त्र में उसने यही लिखा, कौटिल्य ने यही बात लिखी कि भैया स्टेट कैसे स्ट्रांग से स्ट्रांग हो, कैसे वो ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर अपने लोगों का कर सके। कैसा वेलफेयर? मेटीरियल वेलफेयर, मेटीरियल वेलफेयर। इसीलिए तो उसने अपना मंडल सिद्धांत दिया। उसने कहा कि अगर आपको मेटीरियल वेलनेस लानी है तो आपको न्यू टेरिटरीज, नई लैंड एनेक्स करनी होगी, एक्वायर करनी होगी। और उसके लिए उसने अपना एक फॉरेन पॉलिसी का सिद्धांत दिया था, मंडल सिद्धांत, जो आपने पेपर 1 में पढ़ लिया होगा अभी तक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। सो दैट मंडल सिद्धांत बेसिकली डेल्ट विद व्हाट? material wellness of the people, because material wellness was equated with annexure of more and more land. Land according to him was the biggest asset at that time. तो कौटिल्य ने भी अपनी जो स्टेट का मेन पर्पस बताया वो क्या बताया? मेटीरियल वेलनेस ऑफ द पीपल, राइट। तो इस तरीके से इसने भी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को लिंक किया। और आज के दौर में मॉडर्न टाइम में जो लिबरल कैपिटलिस्ट ऑर्डर है, एडम स्मिथ जैसे लोग, जैसे ही जॉन लॉक, हॉब्स और रूसो ने, जैसे जॉन लॉक ने अपनी जो थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी दी, राइट, कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका उसने डिफेंस किया, राइट। तो जॉन लॉक के बाद एडम स्मिथ जैसे इकोनॉमिस्ट आए, इन्होंने एकदम पूरा लेजिस फेयर, राइट, लेजिस फेयर, पूरी मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करने की अपनी बात कही, राइट। तो एडम स्मिथ जैसे लोगों ने पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को इंटरलिंक किया। इन्होंने कहा कि स्टेट पावरफुल तब बनेगा जब मार्केट के हैंड्स में आप अपनी पावर दे दो पूरी। कार्ल मार्क्स ने अगेन मार्क्सिस्ट ऑर्डर एनविजन किया। कार्ल मार्क्स ने बोला कि भैया जो स्टेट है, स्टेट जो है ये बस कैपिटलिस्ट क्लास का एक इंस्ट्रूमेंट है। इट मींस ही इज लिंकिंग द एवोल्यूशन ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास विद द स्टेट, राइट। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने ऐसा कहा, कैपिटलिस्ट क्लास स्टेट को सस्टेन करने में हेल्प करता है और जो स्टेट है वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन काम करता है, राइट, फॉर द कैपिटलिस्ट क्लास। तो इस तरीके से मार्क्सिस्ट लोगों ने भी अपनी जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच को इस तरीके से डेवलप किया। क्यों? क्योंकि दे गिव मटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन एंड मटेरियलिस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, राइट। उन्होंने कहा कि भैया जो आपकी सोसाइटी है, जो पॉलिटिक्स है, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही है, राइट। अब उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ मॉडर्न डेवलपमेंट्स हुई है जिन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भैया आपकी पॉलिटिक्स और सोसाइटी और इकोनॉमी कैसे चल रही है। तो ऐसे में डब्ल्यू रोस्टो जैसे आपने नाम सुना होगा, इसने अपनी एक स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी, राइट। डब्ल्यू रोस्टो ने अपनी एक स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी। बेसिकली इसने अपना एक जो ब्राजील का एक सिटी है साओ पोलो, राइट, साओ पोलो, इसने साओ पोलो को स्टडी किया, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन को स्टडी किया, वहां की डेवलपमेंट कैसी हुई उस साओ पोलो की इतनी फास्ट, उसे स्टडी किया। और बाद में उसने अपना एक कंक्लूजन दिया। उसने कहा कि देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन एनी सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी को अगर उसने डेवलप होना है तो उस अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू रोस्टो उसे 5 स्टेजेस से गुजरना होगा। पहली स्टेज ट्रेडिशनल सोसाइटी, आज के दौर में जो अफ्रीका में चला हुआ है ट्रेडिशनल सोसाइटी, कि भैया मतलब एजुकेशन लेवल उतनी ज्यादा नहीं है, राइट, हेल्थ के उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, राइट। तो इन सारी चीजों
कि जो जब डेफिसिट है उसे हम कहेंगे ट्रेडिशनल सोसाइटी। ये जो सोसाइटी आज अफ्रीका जैसी जगह पे पाई जाती है, और यूरोप में ये सोसाइटी रेनेसा से पहले पाई जाती थी। ट्रेडिशनल सोसाइटी यूरोप में रेनेसा से पहले पाई जाती थी, मतलब ट्राइब्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी ज्यादा नहीं थी, एजुकेशन उतनी ज्यादा नहीं थी, राइट, एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा था। दैट इज अ बेसिकली फ्यूडल नेचर ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड योर ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी। उसके बाद सेकंड आता है प्री कंडीशन टू टेक ऑफ। ये वो कंडीशन है जब 17th सेंचुरी में यूरोप में ये सारी कंडीशन बनने लगी। कैसे? साइंस को प्रमोट किया जाने लगा, रैशनैलिटी को प्रमोट किया जाने लगा, राइट, रैशनैलिटी आने लगी, थोड़ी बहुत एजुकेशन बढ़ने लगी लोगों में, राइट, कैपिटल का फ्लो होने लगा। ये एक प्री कंडीशंस थी टेक ऑफ के लिए। टेक ऑफ मतलब फ्लाइट भरने वाली थी सोसाइटी। तीसरी उसने बताई कि टेक ऑफ स्टेज, ये वो स्टेज थी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया आपके यूरोप में। ये वो स्टेज थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, जो 1760s का आपका जो दौर था, आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। ये वो टेक ऑफ की स्टेज थी यूरोप में। लेकिन ये स्टेजेस आपके थर्ड वर्ल्ड में नहीं आ पाई है। फिर आता है आपका स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। इस स्टेट में, इस स्टेट ऑफ मैच्योरिटी में, इस स्टेज में सोसाइटी क्या है कि अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट होना शुरू हो जाती है। वो एकदम सेल्फ सफिशिएंट होती है, लग्जूरियस हो जाती है वो सोसाइटी, राइट, और जो हाई वैल्यू गुड्स हैं उनका कंजम्पशन होना शुरू हो जाता है। और ये आपकी फिफ्थ जो आपकी स्टेज है, दैट इज हाई कंजम्पशन एंड सपोर्ट फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये आज आपका यूरोपियन ऑर्डर है। देखो, क्वालिटी ऑफ लाइफ यूरोप में बहुत ज्यादा फोकस की जाती है। वहां अब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे उतना फोकस नहीं है। वहां अब क्या फोकस है कि नदी नाले उनके साफ होने चाहिए, इसीलिए तो वहां पे कार्बन ट्रेडिंग पे इतना ज्यादा मतलब फोकस किया जा रहा है आज के दौर में, राइट। इवन उन्होंने अपना कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म CBM जो मैकेनिज्म है EU का, ये अभी रिसेंटली लाया कि भैया हम ना तो यूरोप में कार्बन फुटप्रिंट बढ़ने देंगे, ना हम कार्बन फुटप्रिंट दूसरी कंट्रीज का कंज्यूम करेंगे, राइट, इनडायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं करेंगे। मान लो कोई दूसरी कंट्री कार्बन एमिट कर रही है और हम उनका प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं तो एक तरीके से ये हमारा कंजम्पशन हुआ। इसीलिए उन्होंने अपना कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म लाया। भैया हमारी जो है ग्रीन पूरी होनी चाहिए, ग्रीनरी एक अच्छा हमारी सिटीज होनी चाहिए। ये जो लाइफस्टाइल आता है ये आपके फिफ्थ स्टेज में आता है। और डब्ल्यू रोस्टो ने कंक्लूड किया कि ये जो आपकी पूरी स्टेजेस हैं, यहाँ तक तो आपके जो थर्ड वर्ल्ड जैसे जो आपकी डेवलपिंग सोसाइटीज हैं, ये दो स्टेजेस एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये जो तीन स्टेजेस हैं लेटर ऑन, ये जो तीन स्टेजेस हैं, इसे डेवलपिंग कंट्रीज ने मिस कर दिया है, राइट। हम इन तीन स्टेजेस को, लेटर ऑन की स्टेजेस को अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं, और अभी भी हमें न्यू कॉलोनियलिज्म के तहत हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। किसके द्वारा? आपके डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। सो ये किसने कहा? डब्ल्यू रोस्टो का ये मॉडल था। फिर हम आगे चल के देखेंगे कि जो आपका डिपेंडेंसी थ्योरी है वो भी किसी ऐसी ही एक थ्योरी पे काम करता है। लेकिन जानने वाली बात है कि आपकी जो पॉलिटिक्स और सोसाइटी को, राइट, आपकी जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी है, इसे इस पूरे मॉडल में डब्ल्यू रोस्टो ने जो है लिंक करने की आपकी कोशिश करी, राइट। फिर इसमें आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर मेजर पैराडाइम्स, कि भैया पैराडाइम का मतलब होता है कि विद इन वन कॉन्सेप्ट क्या क्या अलग स्ट्रीम्स है उस कॉन्सेप्ट में, राइट, अलग अलग डायमेंशंस होती है एक ही कॉन्सेप्ट्स के। तो मेजर पैराडाइम्स क्या है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के? तो देखो, सबसे पहला है मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी का पैराडाइम। अब मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी बेसिकली क्या कहती है कि भैया जो इकोनॉमी है ये बेस है, राइट। सिंपल सी जो कार्ल मार्क्स की इंटरप्रिटेशन थी, ये बेस सुपर स्ट्रक्चर की थी। भैया जो इकोनॉमी है ये बेस है, और इस बेस को किसने कंट्रोल किया हुआ है? कैपिटलिस्ट क्लास ने थ्रू सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, राइट। कि जो लॉ हो गया, आपका कानून हो गया, सिविल सोसाइटी हो गया, ये सारी चीजें सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट थी, और इसी का यूज किया जा रहा है कैपिटलिस्ट के द्वारा इकोनॉमिक बेस को कंट्रोल करने के लिए। तो मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी बेसिकली फंडामेंटली इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। लेकिन फिर इसके अंदर भी, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग इसके अंदर भी स्ट्रीम्स हैं। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट
ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट मतलब जो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट हो गए, ये मेनली जैसे आपके लेनिन हो गया, लेनिन ने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी दोस्तों, ये आप याद रख सकते हैं, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये उसकी बुक का नाम है। आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि लेनिन कॉल्ड इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इसके साथ आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि जो आपके माओ जेडोंग थे चाइना के, उन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक। फिर दूसरा ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट आप याद रख सकते हैं, रोसा लक्समबर्ग। इसने भी रिफॉर्म्स एंड रेवोल्यूशन नाम की अपनी एक रिफॉर्म्स और रेवोल्यूशन नाम की अपनी एक बुक लिखी थी। राइट, ये दो बुक्स आप याद रख सकते हैं, ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट के नाम भी आप याद रख सकते हैं। इन मार्क्सिस्ट का मेन फोकस क्या था? इन मार्क्सिस्ट का जो मेन फोकस था वो था आइडियाज ऑफ ओल्ड मार्क्स। राइट, ओल्ड मार्क्स। तो देयर इज ए डिबेट ऑफ यंग मार्क्स एंड ओल्ड मार्क्स, आपने वो पेपर 1 में जरूर पढ़ा होगा। यंग मार्क्स मैं यहाँ पे आपको एकदम थोड़ा लेस डिटेल में या फिर जो है क्रिस्प मैनर में मैं आपको बता दूं कि जो जो यंग मार्क्स है, जो यंग मार्क्स है, ये बेसिकली उस कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, आइडियोलॉजिकली कार्ल मार्क्स के उन थॉट्स के कलेक्शन को कहा जाता है जो कि उसकी लाइफ के अर्लियर स्टेजेस पे उसने कहा था। वो बहुत लाइट सी अप्रोच थी। राइट, वो बात करता था एलियनेशन की, कि भैया जो कैपिटलिज्म है उसकी वजह से जो जो आपके वर्कर्स हैं वो एलियनेट हो गए हैं, 4 स्टेजेस में एलियनेशन हुई है, वो क्या हुई है अभी हम आगे स्टडी करेंगे। राइट, तो जो यंग मार्क्स है उसके आइडियाज थोड़े लाइट थे, पर जो ओल्ड मार्क्स है, जो मैच्योर मार्क्स है, वो क्या कहता था, वो इन आइडियाज पे फोकस करता था कि क्लास स्ट्रगल, राइट, जैसे आपके आइडियाज ऑफ क्लास स्ट्रगल हो गया, हिस्टोरिकल एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म हो गया, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू हो गया, ये बहुत रेडिकल आइडियाज थे। इन आइडियाज का मानना था, जैसे हिस्टोरिकल डायलेक्टिकलिज्म मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, हिस्टोरिकल एंड मटेरियल डायलेक्टिक्स, हिस्टोरिकल एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बेसिकली क्या कहते हैं कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो हिस्ट्री में अलग अलग जो आपके स्टेजेस रहे हैं हिस्ट्री में, उसमें अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरीके के जो है डायलेक्टिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन रहे हैं। जैसे आपके जो 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 प्री रोमन एरा हुआ करता था यूरोप में, राइट, उस टाइम पे वहाँ पेट्रिशियन और प्लेबियंस नाम के, पेट्रिशियन और प्लेबियंस नाम के रोमन एरा में आपके जो पेट्रिशियन और प्लेबियंस नाम के 2 क्लास डिवाइड हुआ करते थे, जिसमें प्लेबियंस को जो है एक्सप्लॉइट किया जाता था पेट्रिशियंस के द्वारा। मेडाइवल एरा में आते होते इन पेट्रिशियंस का जो प्लेस है, इसे अब किसने ऑक्युपाई कर लिया, इसे फ्यूड्स ने ऑक्युपाई कर लिया। राइट, सामंतों ने ऑक्युपाई कर लिया। अब सामंत किसका एक्सप्लॉइट करने लगे, एक्सप्लॉइटेशन करने लगे, एक्सप्लॉइटेशन जारी है लेकिन उसके नेचर चेंज हो रहा है, डायलेक्टिकली चेंज हो रहा है। अब उसका वो सामंत अब किसका एक्सप्लॉइटेशन करने लग गए, वो करने लग गए अब एक्सप्लॉइटेशन आपके सर्फ का। राइट, सर्फ का। अब जब कैपिटलिज्म आया तो ये पूरा स्ट्रक्चर फिर से चेंज हो गया। अब सामंतों का जगह जो फ्यूड है उनकी जगह किसने ले ली, फ्यूड्स की जगह अब आपके कैपिटलिस्ट क्लास ने ले ली, बॉर्जियस क्लास ने ले ली। और ये किसका एक्सप्लॉइटेशन करने लगे, ये प्रोलेटेरिएट्स का एक्सप्लॉइटेशन करने लगे। ये था आपका हिस्टोरिकल एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। और कार्ल मार्क्स ने बोला जैसे ही आप मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन लाओगे, जैसे आप मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन लाओगे तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है ये धाराशायी हो जाएंगे और उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन रुक जाएगा। ये एक मिसकंसेप्शन थी कार्ल मार्क्स की, जैसे कि फिर न्यू मार्क्सिस्ट ने आगे आके धोया कार्ल मार्क्स को। इन्होंने कहा जैसे ग्रामची हो गया, हर्बर्ट मार्क्यूजे हो गया, थियोडोर अडोर्नो हो गया, अल्थुसर हो गया, इन्हें इनमें से कुछ स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट भी थे, क्रिटिकल मार्क्सिस्ट थे। ये डिफरेंस जो है ये बहुत इलेबोरेट है, इसके लिए मार्क्सिज्म पे अलग से हमें क्लास लेनी पड़ेगी, लेकिन अभी अगर आपने कवर कर रखा है मार्क्सिज्म को तो ऑलरेडी आप इनके बारे में जानते होंगे। तो ये आपके न्यू मार्क्सिस्ट हुआ करते थे। न्यू मार्क्सिस्ट का जो मेन फोकस था वो ये थ्योरीज, ये रेडिकल थ्योरीज नहीं थी, ये मटेरियलिस्ट थ्योरीज नहीं थी। इनका मेन फोकस था आइडियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल। इनका मेन फोकस था यंग मार्क्स के आइडियाज, जैसे आइडिया ऑफ एलियनेशन हो गया। आइडिया ऑफ एलियनेशन क्या कहता था, इसमें कार्ल मार्क्स ने सिंपल बोला था कि आपके जो भी वर्कर है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, जो वर्कर है वो 4 फेजेस में एलियनेट हो रहा है। एलियनेट मतलब उसे अलग थलग किया जा रहा है 4 स्टेजेस में। कैसे? पहली स्टेज में वो अपने 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 लेबर से
अपनी लेबर से जो है वो एलियनेट किया जा रहा है कि उसने अपनी जो लेबर ली, राइट, उसने अपना जो काम किया, जो उसने पूरा काम किया, राइट, उस काम का सिर्फ एक हिस्सा ही उसे पे किया गया, बाकी जो सरप्लस वैल्यू है वो किसे ट्रांसफर की गई, वो कैपिटलिस्ट को ट्रांसफर की गई। सो दैट इज वन स्टेज ऑफ एलियनेशन। सेकेंड स्टेज में उसे अपने प्रोडक्ट से एलियनेट किया जा रहा है कि उसने जो प्रोडक्ट तैयार किया रॉ मटेरियल से, वो प्रोडक्ट उसे मिला ही नहीं। थर्ड स्टेज में उसे एलियनेशन का जो जो फील करना पड़ रहा है वो अपनी सोसाइटी से एलियनेट उसे किया जा रहा है कि समाज में भी वो अब उतनी बातचीत नहीं कर पा रहा है, अपनी फैमिली से बातचीत नहीं कर पा रहा है, फैमिली से दूर है, फैक्ट्रियों में दिन रात गुजारता है। और फोर्थ स्टेज में एक वर्कर अपने आप से एलियनेट है, सेल्फ एलियनेशन, कि वो अपने ऊपर भी फोकस नहीं कर पा रहा है भैया, उसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं है, अपनी ही नॉलेज नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। तो ये 4 स्टेजेस की एलियनेशन उसने बताई और मेन फोकस जो है न्यू मार्क्सिस्ट का इसी पे है कि भैया इस एलियनेशन को रोको। ये स्ट्रक्चर व्रक्चर कुछ नहीं है, बेस सुपर स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये एलियनेशन को रोकना, राइट, इस एलियनेशन को रोकना। और इसीलिए जो न्यू मार्क्सिस्ट है, जैसे आपके ग्रामसी हो गया, इन्होंने हेजेमनी की बात की। हेजेमनी क्या है ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर में बता रखा हुआ है, हेजेमनी क्या है। तो हेजेमनी की इन्होंने बात की। हेजेमनी बेसिकली कि भैया जो आपकी सिविल सोसाइटी है, जो आपके ट्रेडिशन हो गया, कल्चर हो गया, आपके जो आपके कॉलेज हो गया, स्कूल्स हो गए, राइट, ये क्या कर रहे हैं, ये कैपिटलिस्ट वैल्यूज को अगली जनरेशन तक पहुंचा रहे हैं और ये कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर्स को जस्टिफाई करते हैं सोसाइटी में। ये रेवोल्यूशन के अगेंस्ट, रेवोल्यूशन को रोकने के लिए एक कुशन की तरह काम करते हैं, राइट, एक गद्दे की तरह काम करते हैं। ये स्टेट को हार्म नहीं होने देते हैं, ये एक तरीके का वेग स्टेट क्रिएट कर देते हैं, राइट। ट्रांसपेरेंसी वो लोगों में दिखाई नहीं देती है, स्टेट का एक्सप्लॉइटेशन ये हाइड कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से इन्होंने जो है अपना हेजेमोनिक ऑर्डर वाली अपनी थ्योरी दी थी सिविल सोसाइटी को सामने रखते हुए न्यू मार्क्सिस्ट ने। तो विद इन कैपिटलिस्ट मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर विद इन अगर हम कोई रेल्म्स ढूंढने निकले तो पहली रेल्म होगी मार्क्सिस्ट। और मार्क्सिज्म के अंदर भी हमें 2 रेल्म्स सब पैराडाइम्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट एंड न्यू मार्क्सिस्ट। फिर आते हैं आपके मार्क्सिज्म से ही पनपी हुई इंटरनेशनल थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, राइट। ये एक इंटरनेशनल एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है कि भैया हम आईआर को अब पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच से स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और ये जो थ्योरी है डिपेंडेंसी थ्योरी, ये बेसिकली आपके एजी फ्रैंक और इमैनुअल वॉलरस्टेन इन जैसे लोगों ने ये अपनी एक डिपेंडेंसी थ्योरी दी। इन्होंने अपने कुछ बुक्स लिखी, जैसे एजी फ्रैंक ने अपना वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी, राइट, वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस नाम की अपनी बुक लिखी थी, राइट। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने एक कोर पेरिफेरी मॉडल दिया जिसके तहत इन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बीच इंटर रिलेशन को समझने की कोशिश की। इसने समझाने की कोशिश की इस मॉडल में, कोर पेरिफेरी मॉडल में इन्होंने समझाने की कोशिश की कि जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अंडर डेवलप्ड क्यों रह रही हैं, राइट। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड है, ये और डेवलप्ड कैसे होता जा रहा है, राइट। ये जो डेवलपमेंट है ये ट्रांसफर क्यों नहीं हो पा रही है डेवलप्ड वर्ल्ड से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज तक, राइट। तो इन स्ट्रक्चर्स को अगर समझना है तो इन्होंने इकोनॉमी को जरूर समझा। और इसमें जो एजी फ्रैंक का मॉडल है वो ये था। एजी फ्रैंक ने कहा कि उसमें 2 तरीके की दुनिया में आज के दौर में कंट्रीज है, एक पेरिफेरी कंट्री जो अंडर डेवलप्ड है, जैसे जो गरीब देश हो गए, एक कोर कंट्री हो गया जो डेवलप्ड कंट्रीज है। कोर कंट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल क्या है कि पेरिफेरी से लेती है, राइट। रॉ मटेरियल और चीप लेबर जो है पेरिफेरी से लेती है और हाई वैल्यू कंज्यूमर गुड्स जो है ये पेरिफेरी को बेच देती है, राइट। अब रॉ मटेरियल क्योंकि सस्ता होता है तो कोर पेरिफेरी से जो चीजें खरीद रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू सस्ती है एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ द गुड्स द कोर इज एक्सपोर्टिंग टू द पेरिफेरल कंट्रीज, राइट। तो क्योंकि भैया इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कम है तो कोर तो रिच होता जाएगा,
इसकी सेविंग्स बढ़ती जाएगी और ये वर्ल्ड कैपिटल को और ज्यादा कंट्रोल करता जा रहा है। ये इससे समझो कि जो गरीब नेशन है ये अपने हिस्से का खाना किसके मुंह में डाल रहे हैं, रिच नेशंस के मुंह में। ये जो आपका मॉडल था ये एजी फ्रैंक का सिंपल मॉडल। लेकिन यहाँ एक और क्वेश्चन आता है बाद में, इस पे एक क्वेश्चन उठा एजी फ्रैंक पे कि भैया आपने बता तो दिया कि कोर और पेरिफेरी नाम का एक ऐसा कोई मॉडल है, राइट, आपने ये बता तो दिया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसा एक मॉडल चला हुआ है, बात सही भी है, लेकिन आपका मॉडल तो कहता है कि सिर्फ दो तरीके की कंट्रियां हैं दुनिया में, या तो वो गरीब है या वो अमीर है। पर फिर इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज भी तो है, राइट, जो मॉडरेटली गरीब हैं और मॉडरेटली अमीर हैं, जो ना तो पूरी गरीब हैं ना तो पूरी अमीर हैं। तो ऐसी कंट्रीज को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, राइट? तो ऐसी जो सेमी रिच कंट्रीज हैं उसे आप कैसे जस्टिफाई करोगे? एजी फ्रैंक चुप हो गया कि हाँ यार ये भी तो एक फिनोमिना है कि जो पुअर कंट्रीज थी वो अब रिच होती जा रही हैं और जो पहले रिच कंट्री थी वो भी पुअर होती जा रही हैं। एक मॉडरेट लेवल ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आए इमैनुअल वॉलरस्टीन, इसी मॉडल पे उन्होंने अपना एक नया मॉडल बिल्ड किया जिसमें उन्होंने कोर और पेरिफेरी के साथ साथ एक सेमी पेरिफेरी नाम की कैटेगरी भी बनाई। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है? इसमें वो कंट्रीज आती है जो पहले कोर थी, मतलब पहले रिच थी लेकिन अब पुअर हो गई। दूसरी जो पहले पेरिफेरी थी, मतलब पुअर थी, अब डेवलपमेंट की वजह से रिच होती गई, सेमी पेरिफेरी कंट्री, राइट। तो अब इमैनुअल वॉलरस्टीन ने कहा कि ये जो सेमी पेरिफेरी कंट्री है इसमें कोर और पेरिफेरी दोनों के फीचर्स हैं। ये हाई इंपोर्ट भी करती है कोर से और थोड़ी ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर लेती है कोर को, तो इनकी सिचुएशन बेटर है लेकिन कोर के बराबर की नहीं, राइट। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंटल मॉडल्स हैं इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को लिंक करने की, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, भैया कैसे ये रिच पीपल जो है, जो रिच कंट्रीज हैं ये और रिच होती जा रही है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने इकोनॉमिक मॉडल का एक सहारा लिया था, राइट। अब ये कोर पेरिफेरी मॉडल्स हम आईआर में अलग से डिस्कस करेंगे इलेबोरेट वे में। यहाँ हम सिर्फ जो है एक अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसका एक छोटा पार्ट हम अभी यहाँ डिस्कस करेंगे, समझ रहे हो, इतना काफी है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी इज अनदर रेल्म विद इन योर पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। अब आते हैं आपकी लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी। लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी एक तीसरी रेल्म है, एक तीसरी आप कह सकते हैं एक ब्रांच है, शाखा है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच की। ये बेसिकली इसमें भी जैसे कार्ल मार्क्स में हमने देखा कि जो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट थे और जो न्यू मार्क्सिस्ट थे, उसी तरीके से हम क्लासिकल लिबरल, मॉडर्न लिबरल और न्यू लिबरल, इन तीन रेल्म्स को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। देखो, क्लासिकल लिबरल्स बेसिकली जैसे एडम स्मिथ हो गए, जेरेमी बेंथम हो गए, राइट, ये बेसिक इनका मेन जो मोटिव था क्लासिकल लिबरल्स का, जो आपके कह सकते हैं आपकी जो 20th सेंचुरी थी, राइट, जो आपकी 20th सेंचुरी थी उससे पहले जो आपके लिबरल पैराडाइम वाले जो लोग थे वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि भैया स्टेट जो है ना ये बहुत पावरफुल हो गया है और ये मार्केट को हिंडर कर रहा है, मार्केट की ग्रोथ को रोक रहा है, राइट। इससे क्या है कि आपकी जो फैक्ट्रीज है वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, उन्हें मार्केट की एक्सेस नहीं मिल रही है। तो इन्होंने बोला, क्लासिकल लिबरल्स ने बोला कि भैया जो स्टेट है उसे लिमिटेड बनाओ, इतना लिमिट उसे कर दो कि वो सिर्फ एक नाइट वॉचमैन बना रहे, वो सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करे लोगों को, बाकी रेगुलेशन रेगुलेशन जितना हो सके कम कर दो। ये किसका कहना था? क्लासिकल लिबरल्स का, राइट। और इन्होंने डोमिनेट किया पब्लिक पॉलिसी को 20th सेंचुरी तक, लगभग 20th सेंचुरी तक इन्होंने डोमिनेट किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म राइज हुआ। पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म मतलब इनइक्वालिटी बढ़ने लगी, लोगों ने और ज्यादा से ज्यादा पोजेशन करना शुरू कर दिया, एक्सप्लॉइटेशन बढ़ने लगा इंडस्ट्री में, और जो वर्कर्स थे उन्हें कम से कम पे किया जाने लगा ताकि जो कैपिटलिस्ट है वो अट्रैक्ट हो सके इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, राइट। इससे क्या हुआ कि एक्सप्लॉइटेशन बढ़ गया वर्कर्स का, और उससे जो सोशलिस्ट मूवमेंट्स है यूरोप में वो भी बढ़ गए। अब सोशलिस्ट मूवमेंट जैसे ही आए और जो जब यूएसएसआर खासतौर पे 1917 में बना क्रांति के बाद, तो अब लिबरल जो लोग हैं उनको एक थ्रेट महसूस हुआ कि भैया अगर ये रेवोल्यूशन यूरोप में आ गई तो हम तो गए, लिबरल्स हो गए। क्यों? क्योंकि वर्कर्स किसे सपोर्ट करेंगे? पूरा यूरोप उस वक्त क्या था, वर्कर की एक पूरा यूनियन था यूरोप। भैया पूरे यूरोप में इंडस्ट्री लगी हुई थी, एग्रीकल्चर तो इतनी थी नहीं, वो इंडस्ट्रियल वर्कर का एक तरीके से पूरा ग्रुप बना हुआ था पूरा यूरोप। अब इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने अगर ऐसी रेवोल्यूशन ला दी तो ये लिबरल्स तो चले जाते।
अब इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि नहीं 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 नहीं, ये जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, ये जो इनइक्वालिटी बढ़ रही है, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है, थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा कम करते हैं। स्टेट के खिलाफ जो फीलिंग्स बढ़ रही है उसे थोड़ा कम करते हैं, राइट, थोड़ा रिड्यूस करते हैं। तो आपके जो लास्की हो गए, टीएच ग्रीन हो गए, इन्होंने क्या अब 1920s के बाद एक कॉन्सेप्ट लाया, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, वेलफेयरिज्म का कॉन्सेप्ट। इस वेलफेयरिज्म में एक पॉजिटिव रोल दिया गया स्टेट को, पॉजिटिव रोल एनविजन किया गया स्टेट को, जिसके तहत स्टेट ने अब क्या करना था, स्टेट ने करना था कि जो सिटीजन है, जो सब्जेक्ट्स है, उन्हें एनेबल किया जाए टू एंजॉय देयर फ्रीडम, राइट, उन्हें एनेबल किया जाए। इट मीन्स जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, रोड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये पूरा रोल अब कौन प्ले करेगा, स्टेट। पहले स्टेट को लिमिटेड रखा गया, बोला कि स्टेट को कुछ पावर मत दो सिवाय सिक्योरिटी देने के, बट अब पॉजिटिव रोल एनविजन किया गया, लोगों की लाइफ को बेटर करने का एक रोल एनविजन किया गया स्टेट को, राइट। ये कब हुआ, जब मॉडर्न लिबरल्स आए। फिर जाके भैया जब मॉडर्न लिबरल्स भी डोमिनेट कर गए, 1970-80 तक इनका बड़ा भारी मार रही पब्लिक पॉलिसी पे। क्यों, क्योंकि भैया जो वेस्टर्न लिबरल्स थे, खासतौर पे जो यूएसए के सपोर्टर लिबरल्स थे, यूएसए के सपोर्टर थे, इन्हें एक बड़ा चैलेंज मिल रहा था यूएसएसआर से। यूएसएसआर वैसे भी कम्युनिस्ट रिजिम को फैलाने में बार बार कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी करता रहता था, इसलिए लिबरल्स को चाहिए था कि वो स्टेट की लेजिटिमेसी मेंटेन कर रखे, कम से कम लिबरल स्टेट की लेजिटिमेसी तो मेंटेन कर रखे। तो इसीलिए वेस्ट ने भी वेलफेयर स्टेट को प्रमोट किया, कब तक, 1990s तक। फिर क्या हुआ, फिर हुआ कि यूएसएसआर धाराशायी हो गया, यूएसएसआर टूट गया। अब लिबरल्स को कोई चैलेंज नहीं रहा, राइट, कोई चैलेंज नहीं रहा नियर फ्यूचर में। अब उन्होंने बोला कि लाओ मार्केट इकोनॉमी वापस लाओ, मार्केट इकोनॉमी वापस लाओ। फिर इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये रिफॉर्म्स की एक वेव आ गई 1990s में पूरी दुनिया में, अलग अलग कंट्रीज में, कि ज्यादा से ज्यादा लिबरलाइज करो, मार्केट को ओपन करो, ग्लोबलाइजेशन करो, प्राइवेटाइजेशन करो। और ये इसी वेव की वजह से जो न्यू लिबरल्स हैं, जोसेफ नए जैसे, रॉबर्ट नॉजिक जैसे, इन न्यू लिबरल्स ने अपनी अलग से थ्योरी दी, न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट। इन्होंने कहा कि स्टेट जो वेलफेयरिज्म की वजह से इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था, पॉजिटिव रोल प्ले करने लग गया था लोगों की लाइफ में, इसे रोल बैक करो, मतलब इसे वापस क्लोज करो, रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, ये टर्म आप याद रखो, रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, दिस वाज देयर मेन मोटिव न्यू लिबरल्स का। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बेसिकली राइट, इन्होंने कहा कि जो अगेन आपको जो है, जो कैपिटलिस्ट जो नेचर ऑफ स्टेट है, राइट, कैपिटलिस्ट नेचर ऑफ स्टेट है, इसे इन्होंने फिर से प्रमोट करना शुरू कर दिया, राइट। और कैसे, कि भैया हमें लिबरलाइजेशन करना है, ग्लोबलाइजेशन करना है, और ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन करना है, राइट। तो इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि बाद में इंटरनेशनल रिलेशन में भी रिचर्ड रॉस्क्रीन जैसे आपके जो स्कॉलर्स हैं वो आए, उन्होंने अपनी ट्रेडिंग स्टेट, राइट, ट्रेडिंग स्टेट की थ्योरी दी, राइट। फिर आपका एक नई टर्म कॉइन की गई और वो बहुत फेमस हुई, वो था द थ्योरी ऑफ गोल्डन आर्क, राइट। ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये किसने प्रपोज की थी, थ्योरी ऑफ गोल्डन आर्क, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अलग अलग टाइम पे पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जो है ये डेवलप होती गई, इसके अलग अलग स्ट्रीम्स थी, अलग अलग धाराएं थी जो हमने अभी स्टडी कर ली, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से आगे एक और अप्रोच हमारी रहती है, राइट, मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी। बेसिकली हमने वैसे तो मार्क्सिस्ट पूरा यहाँ पे कवर कर ही दिया, डिपेंडेंसी थ्योरी भी कवर कर दिया, लेकिन फिर अगर हमें इसे और इलेबोरेट, इसके ड्रॉबैक्स वगैरह अगर हमें देखने हैं तो हम अगले लेक्चर में उसे अच्छे से कवर करेंगे, राइट, डिपेंडेंसी थ्योरी एटसेट्रा। तो अगर आपके लिए ये लेक्चर्स गाइस अगर थोड़ी हेल्पफुल साबित हो रहे हैं तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मिलते रहिए ऐसे ही। हम डेली PYQs भी डिस्कस कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, जो आपके लिए बहुत एक्सटेंसिवली हेल्पफुल होंगे, क्योंकि उसमें हम PYQ से बियॉन्ड बहुत रिसर्च कर रहे हैं, बहुत मेहनत से मैंने वो कोर्स बनाया हुआ है। तो यू कैन रेफर टू दैट कोर्स ऑल्सो, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री। पढ़ो, आगे बढ़ो, टेक केयर, बाय बाय।